नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं हमारे नेट सेट सिलेबस की एक और नई कहानी, जो कि मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। आज हम फनीश और रात रेनू की तीसरी कसम कहानी देखेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए आज सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है। हीरामन बैलगाड़ी सीमा के उस पार रोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी को चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। यानी हीरामन जो है वह इस कहानी का पात्र है और हीरामन के पीठ में कुछ गुदगुदी होने लगी है। उसने कंट्रोल यानी जो भी सरकार था उसके शासनकाल में चोर बाजारी का माल यहाँ से वहाँ तक सीमा से नेपाल से धान लेकर या लकड़ी लेकर यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक आयात निर्यात करता था, लेकिन तभी ऐसी गुदगुदी कभी नहीं हुई। मगर अब उसके पीठ में यह गुदगुदी हो रही है। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है। उस ज़माने को एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बढ़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। यानी यह भी याद रखिए कि फारबिसगंज यह इसी कहानी में यानी जो तीसरी कसम कहानी में फारबिसगंज नामक गांव का चित्रण हुआ है। यानी कि वह एक ऐसा गाड़ीवान था जिसकी तारीफ सारे सेठ लोग या सारा बाजार करता था। इतना ही नहीं, उनके बड़े बड़े जो व्यापारी थे, सेठ थे, यह उनकी बैलों की भी अच्छी तरह से तारीफ करते थे, यानी बड़े अच्छे थे। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। यानी सीमा के इस पार के तराई में गाड़ी पकड़ी गई थी 5वीं बार। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी इतनी तेज होती है, हीरामन जानता है 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक झटक भी पड़ जाए आँखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। यानी जो कंट्रोल का ज़माना यानी जो अंग्रेज़ का ज़माना था, उस ज़माने की कहानी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। एक बार उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है। उस गाड़ी में जो भी उसके मुनीम जी थे, वह मुनीम जी चुप्पी मारकर उसी गाड़ी में छुप जाते हैं। लेकिन जो चौकीदार रहते हैं, उनके पास जो टॉर्च है, उस टॉर्च का प्रकाश इतनी तेज़ है कि आँखों पर पड़ने के बाद कुछ देर तक आदमी अंधा हो जाता है। ऐसा ही, और वह कहते हैं कि गाड़ी रोको वरना गोली मार देंगे। 200 गाड़ियाँ एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 विशावेगा दरोगा साहब। उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाजी हंसे, हा हा हा। मुनीम जी ई ही ए साला गाड़ीवान, मुँह क्या देखता है, ए देखता है रे, ए कंबल हटाओ। इस बोरे के मुंह पर से हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को सल्ला। इस प्रकार बहुत पुरानी अखद अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो इतना रुपया कबूलेने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले। भला 4000 तो गाड़ी पर
बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा। दारोगा ने 5,000 फिर खोचा। उतरो पहले। यानी वहाँ पर जो दरोगा साहब है, यह दरोगा साहब इनसे रिश्वत लेते हैं। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर गाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1, 2, 3 दरोगा और मुनीम में बात फट नहीं रही थी शायद। यानी गाड़ियाँ पकड़ी गई है और उसको जेल जाने की चिंता नहीं है, मगर उसके बैलों की चिंता है, क्योंकि 2-4 दिन तक वह जेल के फाटक में ही बंद रहेंगे। तब तक उसे खाना पानी कौन देगा यह, और फिर नीलाम हो जाएगा तो मैं मेरे घर वालों को, यानी उसकी जो भैया भाभी है, उसको मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? यह प्रश्न उसके मन में, हीरामन के मन में आ रहा है। तभी उसके कानों में जो बैलों की बोली है वह सुनाई देती है। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो मामला गोल गोल होकी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। यानी वो उसकी भाषा में पूछता है कि यह क्या चल रहा है, या क्या क्या हो गया है, ऐसा पूछता है। तभी वहाँ जो दूसरा सिपाही है उसके पास तंबाकू देने के बहाने से बात करने के लिए जाता है। 1, 2, 3, 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियाँ खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जूती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाग किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगी। फिर और मन ही मन बोला, चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सड़क गाड़ी बहुत मिलेगी। 1, 2, 3, 9, 2, 11। यानी यहाँ पर जो गाड़ियाँ पकड़ी गई है, कुछ 2-4 गाड़ियाँ छोड़कर हीरामन की गाड़ी है। तो हीरामन यहाँ से भागने का प्रयास करता है। वह उसके बैलों को छोड़ता है, और छोड़ने के बाद जो बाँस है वह बाँस भी छोड़ता है। तभी बैलों को पता चलता है कि अब उसने भागना है, और यहाँ से वह भागने का प्रयास करता है। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने गाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर एक दो ले दुल्की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह घुसते नदी नाला पार करते हुए भागे। पूंछ उठाकर पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे थे तीनों जन। यानी जो तराई की जो झाड़ी थी, बड़ा सा जंगल था, उस जंगलों में दोनों बैल और हीरामन तीनों मिलकर रात भर भागते रहे। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ रहा हीरामन होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, आप कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं कर लादेंगे, चोर बाजारी का माल। तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने पड़े जतन से गूंदे गए थे। यानी अब वह घर आने के बाद फिर बेसुध हो गया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिए, वह कसम खाता है होश आने के बाद कि मेरे गाड़ी में ऐसा सामान मैं कभी नहीं लादूंगा जो कि चोर बाजारी का माल हो।
चोर बाजारी का माल कभी वह उसके गाड़ी पर नहीं लादेगा, यह वह पहली कसम खाता है। और तब वह सोचता है कि गाड़ी के जो लोहे के धुरे थे, एक चक्का नया था और भी कुछ ऐसे बातें करता है। 2 कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं लादेंगे, दूसरी बांस अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं, और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। यानी वह चोरी का माल और जो बांस है वह बांस न लादने की 2 कस्में खाता है। चोरी का माल और बांस कभी न लादे, यह 2 कस्में वह खाता है। और वह कहता है, यदि इन 2 सामानों के लिए गाड़ी चाहिए तो मेरी गाड़ी नहीं मिलेगी, आप दूसरा देख सकते हैं। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकाला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ बिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खैरहिया शहर वाली बात। 30 पर बांस का अगुआ पकड़ कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर लड़की स्कूल की और देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अंगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी, बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खैरैया ही शहर की लदनी भी छोड़ दी और अब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया। तो गाड़ी ही पार गई। वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। गाड़ीवानी करो मुफ्त आधीदारी की। कसाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई थी। तो यहाँ पर वह बांस और जो खैरैया यानी खैरैया नामक जो लकड़ी है, यह भी न लादने की, क्योंकि जो बांस है वह बांस गाड़ी के आगे भी कुछ उसका भाग जाता है और पीछे भी। तो उसी से वो शहर में जाते समय या कहीं गर्दी में भीड़ में जाते समय वह उसको मुसीबत में डाल देती है। इतना ही नहीं, एक घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई तो उस घोड़ा गाड़ी वाले ने इसको चाबुक से मारा था और गालियाँ भी दी थी। देवी भैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। यानी अभी इस परिच्छेद में जो देवी भैया है वह सर्कस कंपनी के बाघ का, यानी बाघ जो बाघ है, शेर है, वह सर्कस का, उसके ढोने वाली गाड़ी पे के जो घोड़े थे, यानी जो सर्कस का जो शेर लेकर जाने वाले घोड़े थे, वह घोड़े मर गए थे। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उसके बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से किरकने लगे। रस्सी टूटा कर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिछड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। यानी वह बैलों को समझाता है, उसकी पीठ सहलाते हुए वह कहता है कि बाघ तो सर्कस का है और वह पिंजड़े में बंद है और तुम्हारे पीछे मैं ही हूँ, वह कुछ नहीं करेगा। बैलों को समझाते हुए वह कहता है कि अब इसी पैसों से मैं मेरी खुद की गाड़ी बनवाऊँगा, ऐसा कहता है। गाड़ी वालों के दल में और जो अन्य जो
कुछ लोग उस बाघ की गाड़ी लाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसके जो बैल थे वह बैल बाघ को देखकर डर कर भाग जाते थे, इसलिए कोई न जा रहा था। तो वहाँ पर हीरामन और हीरामन के बैलों ने जाने की ठान ली थी। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटापट उड़ी उड़ी थी। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैलों ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। यानी उसके बैलों ने जो बाघ की जो गाड़ी है वह गाड़ी जोत ली है। अगला परिचय बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है। हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह आगोछे से पीठ झाड़ लेता है। यानी अभी वो बाघ गाड़ी लेकर जा रहा है, तभी उसके पीठ में एक अजब सी गुदगुदी उत्पन्न होती है और वह ऐसे झाड़ देता है। यानी हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा भूताद चाह बिस्कुट और रास्ते भर बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखा, सो फोकट में। यानी जो पिछले वर्ष में वह सोचता है पिछले नगर में चंपा नगर के मेले में भगवती मैया यानी वहाँ की जो भगवती देवी है, वह जो मैया है, वह जो माता है, वह इस पर प्रसन्न है। और जो उसके बाघ गाड़ी लेने के नगद 100 रुपया मिले थे और जो भी चाय और बिस्किट तथा वह तमाशा बिना टिकट का देखने को मिलता है। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है, कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढे में गाड़ी का दाहिया पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैलों को धुलाई से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या। यानी वह उसके जो गाड़ी में अब इस बार एक कोई महिला बैठी है और वह जो रास्ते में जो गड्ढे है उस गड्ढे में दाहिना पहिया जो है वह उसका जाता है और उसके बाद कुछ सिसकिया उसके गाड़ी में आता है। तब वह बैलों को पीट कर कहता है कि अरे गाड़ी में तो बोरिया नहीं है या कोई माल नहीं है, आहा मारो मत। वह अंदर से आवाज़ आती है, आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन बेगुनी लासी बोली। यानी वह एक कोमल एक बच्चों की तरह बोली सुनता है हीरामन। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। यानी वह बहुत दिनों से हीरामन की जो गाड़ी है वह मेलों का जो नौटंकी है, थिएटर है, तो उनका सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले आने या छोड़ जाने में उसकी गाड़ी जाती थी। तो हीरामन अच्छी तरह से हीराबाई को जानता था। उसने 7 साल तक ऐसा काम किया था। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा खोलने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाला तो नहीं। हीरामन को फिर अचरज हुआ।
बस्सा खोलने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? यानी यहाँ पर फिर से उसे जो तंबाकू या चोरी कचहरे का माल ले दिखता है और वह फिर से एक पीछे हटता है। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? यानी वह कहता है कि ऐसी हालत रही तो गाड़ी कौन ले जाएगा। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस बीस करने लगती है। उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। यानी उसकी पीठ में बार बार गुदगुदी हो रही है और वह सोच रहा है क्या कोई तंबाकू बेचने वाली महिला तो नहीं है मेरी गाड़ी में। लेकिन वह आवाज़ सुनकर बार बार देखता है कि अंदर क्या है और कौन है, और तभी वह अंगूठे से पीठ को झाड़ता है। भगवान जाने उसकी किस्मत आप क्या करने वाली है, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत लग रहा है। सामने नगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकी या पिशाचीन तो नहीं। यानी उसको डर लग रहा है कि कहीं रास्ते में कोई चोर या डाकू तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुकड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। यानी जो चांद का उजाला है वह उसके मुख पर पड़ता है, तब उसे वह देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे बाप, यह तो परी है। यानी उसकी सुंदरता देखकर हीरामन चौंक जाता है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिकटिकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी टी आवाज़ निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसे हो गई है। यानी जो बैलों को हाँक कर या बैलों को टी टी कर उसकी जीभ सूख गई है, उसे प्यास लग गई है। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? अंदर से आवाज़ आती है गाड़ी के पीछे से, भैया तुम्हारा नाम क्या है? हुबहू बेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खटे करके इस बोली को परखते रहे। हीरामन तो कुछ नहीं बोला। उतना ही नहीं, उसके दोनों बैलों ने अपने कान खड़े किए और वह आवाज़ सुनकर कौन किसकी आवाज़ है पर यानी ढूंढने लगे और पहचानने की कोशिश करने लगे। मेरा नाम मेरा हीरामन। वह हीरामन बोलता है। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। यानी वह सवारी मुस्कुराती है, हंसकर कहती है और मुस्कुराहट की खुशबू वहाँ फैल जाती है। तब तो मित कहूँगी, भैया नहीं। वह कहती है, मैं तो तुम्हें मित कहूँगी, यानी भैया नहीं कहूँगी, ऐसा वह कहती है। इस प्रकार जो है वह गाड़ीवान हीरामन, इस प्रकार का जो चित्रण फणीश्वरनाथ रेणु ने काफ़ी चित्रमय शैली में किया हुआ नज़र आता है। उसके साथ वह कहती है, मैं भैया नहीं कहूँगी, तुझको मित कहूँगी, ऐसा वह कहती है। मित यानी यहाँ पर साजन या इस प्रकार के कुछ न ऐसे कहूँगी, लेकिन भैया नहीं कहूँगी, ऐसा वह कहती है। मेरा नाम हीरा है। वह कहती है कि मेरा नाम हीरा है। इस हीरामन को
प्रतीत नहीं। अभी इस हीरामन को इतना पता नहीं है कि मर्द और औरत के नाम में फ़र्क क्या होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या। इस बाए नाते नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाए बैलों को दुआली की हल्की झंटप दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। अभी वह बैलों को मार रहा है या हकार रहा है तो वहाँ बैठी हुई हीराबाई है, वह हीरामन को बोल रही है कि मारो मत, गाड़ी धीरे धीरे चलने दो, बैलों को मत मारो। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से। वह बोल रहा है कि उसको क्या मैं बोलूँ ऐसा जो वह सुनकर चुप हो जाए। तोहे कहे क्या आहा। उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचहा कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। यानी यहाँ पर इनकी भाषा में क्या बोलते हैं, यह भी प्रश्न उसके मन में उपस्थित है। आसीन कातिन के भोर में छा जाने वाली कुहासे से हीरामन को पुरानी चीड़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है जैसे भगवती। हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजुर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अनजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीराबाई भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी, बचपन में ही गोने के पहले ही दुल्हन मर गई। यानी हीरामन जो है वह गांव देहात का है और वह उसको किसी और चीज़ में दिलचस्पी या रुचि नहीं है। वह खुद अपने बैलों को ही या खुद की ही देखभाल करता है या खुद के या बैलों के ही बारे में सोचता है। उसके जो बड़े भाई है वह गांव में खेती करते हैं और वह भाभी से डरता है। उसकी भी शादी हो चुकी थी बचपन में, मगर वह किस कारण उसकी जो पत्नी है वह मर जाती है। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। अभी वह बचपन में शादी हो गई थी, बाल विवाह, तो उसको उसके पत्नी का चेहरा भी याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। यानी उसके भाभी की जो जिद है वह कहती है कुंवारी यानी इससे पहले किसी के साथ शादी न हुई हो, पहली बार शादी होने वाली लड़की के साथ ही वह उसकी शादी करेगी। 5-7 साल की लड़की कौन मानता है श्रद्धा कानून। यानी यहाँ पर अभी ये जो है 30-40 साल का है और वह 5-7 वर्ष की लड़की कौन देगा। कोई लड़की वाला 2 ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। यानी अभी इसके पहले बार इसकी जो हीरामन की जो शादी है वह पहले भी हो चुकी है, इसलिए कौन अभी उसकी पहली बार जिस लड़की की शादी होने वाली है वह कौन दे सकता है। किसकी
किसी को ज़रूरत है या कोई समस्या है तो ही वह दूसरी बार हुई लड़के से शादी करने को तैयार हो सकता है। भाभी उसकी 3 शर्त करके बैठी है, सो बैठी है। अभी भाभी एक ही जिद पर अड़ी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अभी जो कैसा है, हर एक अ, हर एक पत्नी के मुट्ठी में उसका पति होता है, उसी प्रकार हीरामन का भाई भी उसके पत्नी के मुट्ठी में है। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल ले जाए, ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। यानी हीरामन का जो दिल है, मन है, वह सब कुछ गाड़ी में लग गया है। वह कहता है कि शादी करके कौन बलाए मोल ले, कौन मुसीबत में पड़े, इससे बेहतर मैं मेरे गाड़ी को ही चलाऊंगा और मैं गाड़ी नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा हीरामन सोचता है और ऐसे सोचकर ही वह शादी न करने की ठान लेता है। हीराबाई ने हीरामन के जैसे निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भटक उड़े। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। यानी यहाँ पर जो हीराबाई ने हीरामन जो निश्चल है, निस्वार्थ है, तो उसके जैसे निस्वार्थ निश्चल मन के इंसान हीराबाई ने बहुत कम देखे थे। और तभी वह हीराबाई है हीरामन से पूछती है कि कौन से ज़िले में आपका घर पड़ता है? तो वह कहता है कानपुर। तो कानपुर नाम सुनते ही ज़िले का तो वह हंस जाता है और तब बैल भी भटक जाते हैं। और इतना ही हंसी बंद होने पर उसने कहा, अभी हंसी बंद होने के बाद वह कहता है वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। तब तो वो जैसे कानपुर है उसी प्रकार नागपुर भी होगा, वह कहती है। तब हीराबाई कहती है कानपुर भी है, नागपुर भी है। तो वह हंसते हुए दोहरा हो जाता है, वह फिर से हंसने लगता है। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नग देख कर सिहर उठा लहू की बूंद। यानी वह उसके कान के जो फूल है वह देखकर वह एक अजब सी हलचल उसके मन में उठती है। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी, बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। यानी हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना था, कभी देखा भी नहीं था। लेकिन नौटंकी जो सर्कस की जो कंपनी है उसके यहाँ की जो औरत यानी जो वहाँ की जो मेम साहब है, उसने जब बाग गाड़ी तो यहाँ लेके जा रहा था तब उसके गाड़ी के पास आकर उस बाग को चारा पानी देती थी उसके बेटियों के साथ आकर। तब उसके बड़े बेटी ने इसके बैलों को भी डबल रोटी एवं बिस्कुट खिलाया था। हीरामन होशियार है। कुहासा छड़ते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर लिया। बस 2 घंटा उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगचिया के पास गाड़ी लगा देंगे 2 पहिया काट कर। यानी अभी हीरामन जो है वह सुबह होते ही चादर से अपना मुख वहाँ ढाँप लेता है और वह कहता है कि यहाँ की जो धूल है वह आप सहन नहीं कर सकोगे, तो दोपहर तक यहाँ पर भी हम काट लेंगे और वहाँ गाड़ी रोकने का
सोचते हैं। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। यानी सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वह देखकर सतर्क हो जाता है। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? अभी जो दूसरी गाड़ी है, वह गाड़ी आते ही उस गाड़ीवान ने पूछा हीरामन से, क्या मेला समाप्त हो रहा है क्या, टूट रहा है क्या, ने समाप्त हो रहा है क्या? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है, न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? अभी वह कहता है, मेले का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी में जो नई शादी हुई है वह एक दुल्हन है और उसको गांव छोड़ना है। छतापुर पचीरा कहाँ है? ऐसा गांव का नाम छतापुर पचीरा कहाँ है, ऐसा पूछता है। कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। यानी पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चीती कौटियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पात, यानी जो हीराबाई है, वह गाड़ी में बैठकर एक छोटे से आईने में उसके खुद के दांत देख रही है। तब मदनपुर मेले में एक बार बैलों के गले में जो माला होती है कौड़ियों की, वह माला खरीद दी थी और हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पात, जो कौड़ियों की पात होती है, कौड़ियाँ होती है गले में बांधने के लिए, वह कौड़ियाँ। तेग छिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन के पर्दे को जरा सरकते हुए कहा, देखिए यही है तेग छिया, दो पेड़, जटामासी बड़ है, और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खंबीरा तंबाकू में डालकर पीते भी है लोग, यानी अंदर से। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं, वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए उसको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नामलगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं, उसी का दियाद गोतिया है जारे जमाना। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, कौन जमाना, ठट्टी पर हाथ रख कर आग्रह बोली, नामलगर ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। हीरामन बोलता है, देखा नहीं सुना है। राज कैसे गया? बड़ी बड़ी है फवाली कहानी, यानी वह कहता है कि यह कहानी बड़ी लंबी है। राज कैसा गया यह तो मैं जानता नहीं, मगर सुना है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नज़र का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी उसे नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ये मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते हुए खूब टेम फेट लेट लिया।
किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी। सभी ने तब रानी को बार बार सपना देने लगा। देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतावार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? तो यहाँ तक हम यह कहानी देखेंगे। इसके बाद की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। देखते हैं, कहानी थोड़ी लंबी है, तो आज के भाग में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में इसी कहानी के जो अंश बचा है उसके साथ। तो वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।